गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है और जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एंड इट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन, सो आज हम कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन को ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखती हूँ। इट स्टेट्स दैट, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम। इस स्टेटमेंट को समझने से पहले हम अपना यहाँ पे डायग्राम प्लॉट करते हैं। हमने क्या लिया, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया जिसमें हमारे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने एक एस सरफेस कंसिडर कर लिया। ओके, ये हमारा एस सरफेस है। यहाँ पे जो फील्ड है वो हम लेके चल रहे हैं ए वेक्टर फील्ड। तो यहाँ पे वेक्टर फंक्शन हमारे पास हो गया ए। एस हमारा एक ही सरफेस हमने कंसिडर कर लिया और इस एस सरफेस की जो पेरीफेरी है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी कर्व से। कि हमने कहा कि जो हमारा एस सरफेस है इसकी जो पेरीफेरी है उसको हम सी कर्व से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और उसकी डायरेक्शन हम लेके चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमने इस डायग्राम में कंसिडर कर लिया। अब इस डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ पे स्टेटमेंट को समझें तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए, कि जो हम वेक्टर फंक्शन लेके चल रहे हैं उसका लाइन इंटीग्रल, और लाइन इंटीग्रल कैसे, राउंड एनी क्लोज्ड कर्व सी। वो लाइन इंटीग्रल आपका इस सी कर्व के अलोंग होना चाहिए। तो एक क्लोज्ड कर्व आपके पास सी है, इस सी क्लोज्ड कर्व के अलोंग इस वेक्टर फंक्शन का लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर ए। तो सबसे पहले वेक्टर ए का हमने कर लिया, सो दिस इज कर्ल ऑफ वेक्टर ए, और इस कर्ल ऑफ वेक्टर ए के नॉर्मल कंपोनेंट का सरफेस इंटीग्रल, एंड दैट सरफेस इंटीग्रल इज ओवर एन इनक्लोज सरफेस एस, उस पर्टिकुलर इनक्लोज सरफेस एस के अलोंग जो कि इस सी कर्व से बाउंडेड है, इस सी कर्व से इनक्लोज्ड है। इस सरफेस के अलोंग इसका कर्ल का जो सरफेस इंटीग्रल है वो आपके इस लाइन इंटीग्रल के इक्वल होगा। तो अगर हम इसको नॉर्मल कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कर्ल ऑफ ए एंड दिस इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ दिस ds। तो ये आपका एस सरफेस के अलोंग जो सरफेस इंटीग्रल है वो इस सी कर्व के अलोंग लाइन इंटीग्रल के इक्वल होगा एज पर द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम को हम कह सकते हैं कि अगर हमें लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो तो हम स्टोक्स थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, कि सरफेस इंटीग्रल को हम लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट द कंडीशन इज दैट कि जो सरफेस आपका यहाँ पे जिसके अलोंग आप सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं उसी सरफेस को इनक्लोज जिस कर्व से किया जाएगा उस कर्व के अलोंग आपका लाइन इंटीग्रल होना चाहिए। तो अगेन अब हम चलो फिर से इसका प्रूफ देखते हैं कि स्टोक्स थ्योरम को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ये सरफेस है इस सरफेस को हम n पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने इस सरफेस को n पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट आ गया है। तो इसी टाइप से हमारे पास हम कह सकते हैं कि इस S सरफेस को हमने डिवाइड कर लिया है n एलिमेंट्स में, और अगर n एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया है तो इसका मतलब हमारे पास n सरफेस एरियाज आ चुके जिनको कि हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा S1, डेल्टा S2 एंड सो ऑन अप टू डेल्टा Sn। ये सारे सरफेस एरियाज हो चुके हैं इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के, और अब ये इन एलिमेंट्स के सरफेस एरिया हैं तो इसका मतलब इन एलिमेंट्स की भी तो एक पेरीफेरी बनेगी जो कि हम कह सकते हैं इन एलिमेंट्स का जो बाउंडिंग कर्व होगा वो। तो उस बाउंडिंग कर्व को अगर मैं सी से रिप्रेजेंट करती हूँ तो हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास ये तो क्या हो गए, सरफेस एरिया हो गए मेरे इन एलिमेंट्स के, और इनका जो बाउंडिंग कर्व होगा वो C1, C2, C3 एंड सो ऑन अप टू Cn तक हम कह सकते हैं। यहाँ पे इन सरफेसेस को बाउंड करने के लिए जो कर्व यूज हो रहा है वो है ये। तो हर एलिमेंट का रेस्पेक्टिव बाउंडिंग कर्व होगा यहाँ पे। तो ये हमने कुछ यहाँ पे अजम्पशन कर ली कि अपने सरफेस को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और टोटल हमने इसको n एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हमने जैसे लास्ट वीडियो में कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन है
उसको डिस्कस किया था। तो उसमें हमने क्या फाइंड आउट किया था कि अगर हमारे पास कोई ABCD कर्व बन रहा है तो इस ABCD कर्व के बाउंड्री के अलोंग अगर हम लाइन इंटीग्रल निकालते हैं और उस लाइन इंटीग्रल को इसके एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या दे रहा था हमें, वो यहाँ पे जो वेक्टर फंक्शन है उसका कर्ल दे रहा था। तो अगर उस डेफिनेशन को यूज करें कि हम कहते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे वेक्टर फंक्शन क्या है a, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कर्ल ऑफ a किसके इक्वल होगा, ये कर्ल ऑफ a इक्वल होगा हमारा a का लाइन इंटीग्रल। एंड ये जो लाइन इंटीग्रल है ये कहाँ पे, किसी पर्टिकुलर कर्व के अलोंग, तो मैं कह देती हूँ कि दिस लाइन इंटीग्रल इज अलोंग CI। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ith एलिमेंट कंसीडर कर लिया, तो इस ith एलिमेंट का जो कर्व बनेगा दैट इज CI, तो ये लाइन इंटीग्रल इज CI के अलोंग। और ये कर्ल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल डिवाइड बाय सरफेस एरिया। यहाँ पे सरफेस एरिया कितना है, डेल्टा SI। तो जो CI ith एलिमेंट है उसका कर्व मेरे पास हो गया CI एंड उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया, डेल्टा SI। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कर्ल मैं लिख सकती हूँ डेल क्रॉस A इक्वल्स टू A डॉट DR CI डेल्टा SI, दिस इज सरफेस। सो हम लिख सकते हैं यहाँ से हमें मिला CI, ये क्लोज्ड कर्व है इसके अलोंग, सो A डॉट DR डेल्टा SI। अब जो डेल्टा SI है वो मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें अगर मैं डायरेक्शन को सेपरेट कर देती हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से मेरा राइट हैंड साइड हो जाएगा डेल क्रॉस A डेल्टा SI। मेरा सरफेस एरिया कहाँ पे है, XY प्लेन में, तो इसका जो डायरेक्शन होगी सरफेस की वो क्या होगी, इसका नॉर्मल कंपोनेंट। एंड नॉर्मल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, Z डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसको डेल्टा SI को डायरेक्शन के साथ लिखूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ K कैप डेल्टा SI। ठीक है, मैग्नीट्यूड मैंने सेपरेट कर दिया एंड डायरेक्शन सेपरेट कर दी। सो ये आपका इक्वल हो गया इस लाइन इंटीग्रल के। तो यहाँ से हमें सिंपल जो कर्ल की डेफिनेशन को यूज़ करके हमें पता लगा कि किसी भी क्लोज्ड कर्व के दौरान अगर लाइन इंटीग्रल निकालते हैं तो दैट इज डेल क्रॉस A K कैप डेल्टा SI। अब ये हमारा सिर्फ ith एलिमेंट के लिए है। अगर हम सारे जो n एलिमेंट्स हैं उनके लिए इस चीज़ को करें तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक एलिमेंट के लिए हमने इसको सोल्व किया और फिर हमने इसको सम अप कर दिया। सो फॉर हम इसको लिख सकते हैं समेशन I इक्वल्स टू 1 to n इंटीग्रल CI A डॉट DR इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू 1 to n डेल क्रॉस A डॉट K कैप D डेल्टा SI। तो हमारे पास यहाँ से ये रिलेशन आ गई जब हमने सारे n एलिमेंट्स के इफेक्ट को कंबाइन कर दिया, कि हमने 1 by 1 सारे एलिमेंट्स के लिए सोल्व किया इसको और फिर सबको एड अप कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हम देखो इसको 1 by 1 सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। चलो हम मान लेते हैं दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, this is our second equation and this is our third equation. So LHS of equation 3, LHS में क्या है मेरे पास है समेशन I इक्वल्स टू 1 to n क्लोज्ड कर्व में इंटीग्रल A डॉट DR, ये लाइन इंटीग्रल CI कर्व के अलोंग। अब देखो जब मैं बात करूँगी यहाँ पे CI कर्व, सबसे पहले मैं बात करती हूँ C1 कर्व की, कि मैं ये कह देती हूँ कि ओके मेरा ये फर्स्ट कर्व है, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ये मेरा सेकंड एलिमेंट है। मैं इन दोनों एलिमेंट्स के लिए डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और प्लॉट कर देती हूँ क्योंकि आपको वहाँ पे कर्व में नहीं समझ में आ रहा होगा। मेरे पास यहाँ पे ये दो एलिमेंट्स हैं, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट के लिए मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैंने इसकी जो बाउंड्री है उसके अलोंग लाइन इंटीग्रल लिया तो मेरी डायरेक्शन ये होगी। सेकेंड एलिमेंट में मैंने अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन इंटीग्रल लिया तो इसकी बाउंड्री मेरी ये होगी। अब देखो यहाँ पे दिस इज कॉमन बाउंड्री बिटवीन एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2, बट इस कॉमन बाउंड्री में आपका एक बार लाइन इंटीग्रल
राइट साइड जा रहा है और एक बार लाइन इंटीग्रल लेफ्ट साइड जा रहा है। तो जब इन दोनों को मैं एडअप करूँगी तो यहाँ से मुझे क्या इफेक्ट मिलेगा, यहाँ से मुझे इफेक्ट 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपके लाइन इंटीग्रल अपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कॉमन बाउंड्री है वो आपको लाइन इंटीग्रल का इफेक्ट नहीं दे पाएगी। ऐसे ही मेरे पास नेक्स्ट और एलिमेंट है। जब मैं इस एलिमेंट और इस एलिमेंट की कॉमन बाउंड्री की बात करूंगी तो ये बाउंड्री भी आपको लाइन इंटीग्रल का इफेक्ट नहीं दे पाएगी। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं, तो इन एलिमेंट्स में जो भी कॉमन बाउंड्री होगी वो मेरे को लाइन इंटीग्रल नहीं दे पाएगी। लाइन इंटीग्रल का यहाँ पे नेट इफेक्ट जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, वो ओनली मुझे इस पेरिफेरी से मिलेगा, क्योंकि ये आपके दो एलिमेंट्स के बीच में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, अपने डिस्कशन से हम कह सकते हैं कि जो आपका लाइन इंटीग्रल यहाँ पे इफेक्टेड होगा, ये हम समेशन के बाद देखेंगे कि जो लाइन इंटीग्रल यहाँ पे इफेक्टेड होगा वो क्या होगा, जो भी कॉमन बाउंड्रीज हैं उन सब का लाइन इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और जो फाइनल रिजल्टेंट आपको लाइन इंटीग्रल मिलेगा दैट इज ओनली अलोंग दिस पेरिफेरी सी, इस सी कर्व के अलोंग मिलेगा। तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था ये कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं कि इस जस्टिफिकेशन के बाद आप कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड कर्व अलोंग द पेरिफेरी सी ए डॉट डी आर। तो ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी वो आपकी रिवाइज हो गई है इस जस्टिफिकेशन के बाद इस फॉर्म में। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो अब ये बन गया है। तो ये मेरी फोर्थ इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 इज, जो इक्वेशन थर्ड है उसका राइट हैंड साइड हमारे पास है समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n डेल क्रॉस ए डॉट के कैप डेल एस आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम, तो देखो ये क्या है आपका, ये आपका ये सिंगल एलिमेंट आपका ith एलिमेंट के लिए है। जब हम i को 1 to n करेंगे तो इसका मतलब आपका 1 to n सभी एलिमेंट्स के लिए आपका ये इफेक्ट है वो प्लस हो जाएगा। बट अब यहाँ पे मैं अगर ये लिमिट लगा देती हूँ कि अगर जो ये जो सरफेस एरिया है मैं कह देती हूँ डेल्टा एस आई टेंस टू 0, कि ये जो मैंने यहाँ पे लाइन ये जो एलिमेंट्स डिवाइड किए उसको उन एलिमेंट्स का साइज में रिड्यूस कर देती हूँ। तो अगर मैं एलिमेंट का साइज रिड्यूस कर दूंगी तो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये सरफेस एरिया फिक्स है। जितने छोटे छोटे एलिमेंट मैं बनाऊंगी उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे, जितने बड़े बड़े एलिमेंट्स में इस सरफेस एरिया को डिवाइड करूंगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होंगे। तो अगर मैं कहती हूँ कि डेल्टा एस आई टेंस टू 0, कि मेरा सरफेस एरिया 0 को अप्रोच करेगा, देन माई नंबर ऑफ एलिमेंट्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस लिमिट को मैं यहाँ पे अगर अप्लाई करूँ तो क्या होगा, मैं कहती हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डेल्टा एस आई टेंस टू 0। तो उस केस में मेरा जो ये इक्वेशन है ये किसके इक्वल हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ, ये लिमिट अप्लाई की तो मेरी जो ये टर्म है ये मेरी इस टाइप से मॉडिफाई हो जाएगी। तो जो समेशन है वो मेरा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिली इक्वेशन नंबर 5। अब मैं अपनी इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 जो कि इस इक्वेशन 3 के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हैं, इन दोनों को जब कंपेयर करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, I can say the line integral along this closed curve C is equals to surface integral of curl of vector A, और जो सरफेस है हमारा उसके नॉर्मल कंपोनेंट के along। So this is यहाँ पे आई नहीं आएगा, ये हो गया। ये कब हम बात कर रहे हैं, ये जब बात कर रहे हैं जब हम एक सिंगल प्लेन की बात कर रहे हैं। अगर हम कोई सरफेस ऐसा लेके चले जो 3 डायमेंशनल सरफेस हो, यहाँ पे तो हमने एक प्लेन में सरफेस ले लिया। ठीक है, अब इस प्लेन में मैंने सरफेस लिया, मीन्स XY प्लेन में मैंने जब सरफेस लिया तो मेरा यहाँ पे मिल रहा है मुझे Z कंपोनेंट, क्योंकि जो सरफेस है उसकी नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, अब Z है तो K कैप मिल गया। जब मैं YZ
प्लेन को कंसीडर करूंगी तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट मेरा एक्स डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ से मुझे एक्स डायरेक्शन के अलोंग मिलेगा कंपोनेंट। और जब मैं जेड एक्स प्लेन में इस सरफेस को कंसीडर करूंगी तब मुझे जो मिलेगा सरफेस का नॉर्मल कंपोनेंट वो वाई डायरेक्शन में मिलेगा। लेकिन अगर मेरा ऐसा सरफेस हो कोई, अब मैं अगर कह देती हूँ कि मेरे पास 3 डायमेंशनल सरफेस है, कि ये इस टाइप से मेरे पास एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के अलोंग मुझे इस स्टोक्स थ्योरम को यूज़ करना है, तो इसमें तो मेरे पास सभी डायरेक्शन होंगी ना, मेरे पास एक्स के अलोंग कंपोनेंट भी होगा, वाई के अलोंग कंपोनेंट भी होगा, जेड के अलोंग कंपोनेंट भी होगा। तो उस केस में जो मेरी स्टोक्स थ्योरम है उसमें जो सरफेस है ये अब 3 डायमेंशनल हो गया। तो 3 डायमेंशनल सरफेस के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो कंपोनेंट है आई जे के, तीनों कंपोनेंट मेरे एडअप होंगे और फाइनली यहाँ से मुझे मिलेगा दिस डॉट एन इंटू डी एस, अगर मैं नॉर्मल कंपोनेंट की बात कर रही हूँ तो, और नॉर्मल कंपोनेंट को अगर इसके साथ ज्वाइन कर देती हूँ तो मेरा डी एस वेक्टर हो जाएगा। सो दिस इज माई स्टोक्स थ्योरम और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोक्स थ्योरम। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।